नमस्कार। अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी बिहान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी एनआरएलएम को देखा था, यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो संचालित की जा रही है एनआरएलएम के बारे में हमने वो काफी कुछ पढ़ा है। 4 वीडियो है इसके, वो जरूर देख लीजिएगा, फिर ये समझ में आएगा। तो जो बिहान है उसको राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कहा जाता है, याद रखिएगा। बिहान है उस क्या है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है। इसका पूरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एनआरएलएम के नाम से जाना जाता है। एनआरएलएम यानी दीनदयाल उपाध्याय एनआरएलएम यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका जो पंजीयन किया गया छत्तीसगढ़ में, इसका जो पंजीयन है वो जून 2011 में किया गया है। कब से किया गया है? जून 2011 में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति के रूप में। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया? इसका पंजीयन कराया गया है, जबकि ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2013 को। कब से लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2013 को। वो कब हुआ था? 3 जून 2011 को, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया था। इसी छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2013 को लागू किया गया, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया है। इसका संचालन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इसका संचालन कौन करता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इसमें हिस्सेदारी, यानी जो वित्तीय मामले में जो वो रहेगा, वो इनका कितना है? 60-40 का रेशियो है। 60% धन केंद्र सरकार खर्च करती है और 40% जो धन होता है वो राज्य सरकार खर्च करती है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? पहला, वही उद्देश्य है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हुआ करता था, वही उद्देश्य है। लेकिन ध्यान रखना है, ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाना। वे परिवार जो ग्रामीण है, गरीब भी है, उनको सशक्त यानी मजबूत बनाने का कार्य करते हैं, पहले। दूसरा, स्थायी संस्था का निर्माण करना है, यानी समूहों का निर्माण करेंगे। कल आपका संकुल आधारित समूहों का निर्माण करेंगे, ग्राम आधारित समूहों का निर्माण करेंगे, क्लस्टर आधारित समूहों का निर्माण करेंगे और ब्लॉक आधारित समूह का निर्माण करेंगे। एक स्थायी संस्था और सशक्त संस्था जो लीगल भी होनी चाहिए, उन समूहों का निर्माण कर रहे हैं। फिर गरीबी निवारण और महिला सशक्तिकरण। गरीबी निवारण के लिए जितने भी प्रोग्राम होंगे वो सब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से होंगे। आगे अपन प्रोग्राम को भी पढ़ने वाले हैं। तो गरीबी दूर करने के लिए जो कुछ भी यानी फंड वगैरह जो उपलब्ध कराते हैं वो तो ही है, साथ में जो महिला किसान सशक्तिकरण प्रोग्राम, रोशनी कार्यक्रम, ये सब भी इन्हीं के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। तो बहुत सारे कार्यक्रम है। तो गरीबी निवारण के जो कार्यक्रम होंगे वो, और महिला सशक्तिकरण, क्योंकि इसमें समूहों का निर्माण किया जाता है और महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाती है, तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये अच्छा कदम है। फिर समूह आधारित उद्योगों, सूक्ष्म उद्योगों और रोजगार उपलब्ध कराना। समूह आधारित उद्योग मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। समूह आधारित उद्योग जैसे उचित मूल्य दुकानों का संचालन, गोठान का संचालन, वन सुरक्षा समितियों का संचालन, वन उत्पाद जो है जो बनाए जाते हैं उनके संचालन, बुनकरों की समितियां, किसी प्रकार की समिति होती है जो ग्रुप में काम किए जाते हैं। अचार पापड़ वगैरह होगा, गदोना पत्तल वगैरह हो गया, जो अगरबत्ती का कार्यक्रम हो गया, जो भी कार्य किया जा सकता है समूह आधारित उद्योग करा सकते हैं, सूक्ष्म उद्योगों का निर्माण करवा सकते हैं इत्यादि, जैसे रोजगारों को उपलब्ध करवाना। इसका ये एनआरएलएम यानी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये सब इनका क्या है कार्य। ठीक, इनको भी ध्यान रखिए, ये सब पूछ सकते हैं। इस मिशन का कार्य क्या होगा? पहला तो होगा संघ का निर्माण। संघ का निर्माण का मतलब होता है समूहों का निर्माण करेंगे, यानी स्व सहायता समूहों के रूप में छोटे छोटे संघ बनाते हैं। यानी 10 से, हम समूह वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, समूह जो है 10 से कम 10 और अधिक से अधिक 20 लोगों का समूह बन सकता है। और अगर वो व्यक्ति विकलांग है या कोई नवाजोर का समूह या लघु सिंचाई समूह बन रहा है तो कम से कम 5 व्यक्तियों का भी समूह का निर्माण किया जा सकता है। और अधिक से अधिक अगर 20 सदस्य से ज्यादा है तो उसको कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कराना पड़ता है। लेकिन फिर भी यहाँ तो समूह का निर्माण हो रहा है, 10 से 20 सदस्यों का भी सही हो जाए। फिर इन समूहों को का भी एक समूह होता है जो ग्राम आधारित समूह कहलाता है। फिर ग्राम आधारित समूहों का भी एक समूह होता है जो क्लस्टर आधारित या संकुल आधारित समूह कहलाता है। और संकुल आधारित समूह का भी एक समूह होता है जो ब्लॉक आधारित समूह होता है। तो ऐसे संघों का निर्माण करता है कौन? एनआरएलएम। दूसरा, सामुदायिक संस्था का निर्माण करना। सामुदायिक संस्था का निर्माण करने का मतलब ये है कि कोई ऐसी संस्था जो ग्रुप है, उनके बीच में कार्य प्रणाली, कार्य उनको कैसे करना है, उनके नियम कैसे होंगे, उनका संचालन कैसे किया जाएगा, इनका भी निर्माण कौन करता है?
DRNLM यानी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। कौशल विकास एवं क्षमता का निर्माण, ऐसे कोई कार्यक्रम जिसमें अगर मान लीजिए कोई रोजगारों की स्थापना हो रही है, कोई रोजगार मिल रहा है इनको, कोई समूह कार्य शुरू कर रहे हैं, तब उनको उनके कार्य के संदर्भ में जो भी कार्य शुरू करेंगे वो प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम करेगा NRLM का। ये कौशल विकास एवं क्षमता के उन्नयन के लिए इनका कार्यक्रम रहता है। फिर वित्त व्यवस्था का समावेशन अनुरूपता। वित्त व्यवस्था का समावेशन कहने का तात्पर्य है कि हर वर्गों को समान रूप से वित्त व्यवस्था मिल सके, गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, इनको भी वित्त व्यवस्था हो सके। दूसरा, इनको रोजगार तक भी पहुंच भी आसानी से हो सके और बैंकिंग व्यवस्था तक की भी इनकी आसानी से बैंक खाते वगैरह खुले, तो समानता के रूप में इनका समावेशन हो सके, बैंकिंग वित्त व्यवस्था तक इनकी पहुंच स्थापित हो सके। फिर अधोसंरचना को मजबूत करना, यानी इस कार्यक्रम में अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, सड़क, रोड, इनके माध्यम से भी कोई जल परियोजना वगैरह है, तालाब वगैरह है, मछली पालन वगैरह है, इनके मजबूत करने का कार्य करें। बाजार निर्माण एवं विपणन की सुविधा, यानी जो प्रोडक्ट स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं या इन NRLM के माध्यम से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको बाजार में बेचने तक की सुविधा होनी चाहिए, विपणन की सुविधा, यानी मार्केट में सामान को सरकार बेचने के लिए व्यवस्था बनाएगी। तो ये सारे उसके क्या है, मिशन के कार्य। क्रियान्वयन, इनका क्रियान्वयन कैसा होता है? आंतरिक CRP रणनीति के माध्यम से। आंतरिक CRP रणनीति क्या होती है? क्लस्टर लेवल रिसोर्स प्रोग्राम, यानी क्लस्टर लेवल यानी संघ के लेवल पर इनका संघों का निर्माण किया जाएगा। संघों का निर्माण करने के होगा, आपको ध्यान होगा, ये मैंने जो इससे पुराने वाले वीडियो में मैंने आपको ब्लॉक के बारे में बताया था। ब्लॉक होते हैं हमारे 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं। पहला जो ब्लॉक होता है वो ब्लॉक होता है संसाधन ब्लॉक, दूसरा जो ब्लॉक होता है वो ब्लॉक होता है आपका गहन ब्लॉक, तीसरा जो ब्लॉक होता है वो होता है भागीदारी ब्लॉक, और चौथा जो होता है वो होता है गैर ग्रहण ब्लॉक। जो संसाधन ब्लॉक होता है उसको ट्रेनिंग और जो सुविधाएं प्राप्त होती है वो केंद्रीय सरकार से प्राप्त होती है। जो दूसरा गहन ब्लॉक होता है, संसाधन ब्लॉक के जो लोग होते हैं वही उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और जो है तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हैं। फिर भागीदारी ब्लॉक जो है वो NGO और स्थानीय संसाधन के माध्यम से उनको क्या मिल पाता है, उनको ट्रेनिंग और संसाधन मिल पाते हैं। और चौथा गैर ग्रहण, तो इन ब्लॉकों में क्लस्टर यानी क्रम से यानी चरणबद्ध तरीके से इनको क्या मिल पाता है, प्रशिक्षण प्राप्त मिल पाता है, एक दूसरे को वो लोग सहायता करते हैं। इसी व्यवस्था को कहते हैं आंतरिक CRP रणनीति। यानी संसाधन ब्लॉक किसको सहायता करेंगे? गहन ब्लॉक को। गहन ब्लॉक किसको सहायता करेंगे? आपका भागीदारी ब्लॉक को। भागीदारी ब्लॉक किसकी सहायता करेंगे? आपका जो है गैर ग्रहण ब्लॉक को। इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? आंतरिक CRP रणनीति, यानी क्लस्टर लेवल रिसोर्स लेवल प्रोग्राम। ये जब प्रारंभ किया गया था हमारे छत्तीसगढ़ में तो 64 ब्लॉकों में प्रारंभ किया गया था, लेकिन वर्तमान में 146 के 146 ब्लॉकों में क्या कर दिया गया लागू, यानी अब संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। लेकिन प्रारंभ कितने ब्लॉकों से किया गया था? 64 ब्लॉक से किया गया था, ये ध्यान रखना है। दूसरा, वित्त व्यवस्था, यानी इनको धन कहां से मिलेगा, इस जो NRLM को धन कहां से, जो समूह बनेंगे NRLM में उनको प्रोजेक्ट से पैसा मिलेगा। फिर स्व सहायता समूहों का स्वयं का फंड होगा, यानी जो स्व सहायता समूह अगर गठन कर लिया गया है वो स्व सहायता समूह साप्ताहिक रूप से आपस में बैठक करेंगे, अपने पंचसूत्रों का पालन करेंगे, और जो बैठक करेंगे साप्ताहिक बैठक, उनमें छोटे छोटे जो 10 से 20 सदस्य है, जो भी सदस्य, जितने भी सदस्य रहेंगे उनमें मिनिमम 10 होते हैं और अधिक 20, और 20 से अधिक हुए तो फिर क्या होंगे, उनको पंजीकृत कराना पड़ता है। तो जो प्रारंभिक सदस्य होंगे कम से कम मिनिमम 10, वो लोग कुछ साप्ताहिक रूप से बचत करेंगे जो कुछ पैसे का, उस पैसे को भी ये भी क्या होगा, फंड के रूप में होगा, जिसको बाद में वो आंतरिक ऋण के रूप में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं। जैसे VC खेलते हैं हमारे घरों में, जैसे VC खेलती महिलाएं, उस तरीके से। तो स्व सहायता समूह का जो है फंड, स्वयं का फंड होगा एक। दूसरा, सामुदायिक निवेश कोष। सामुदायिक निवेश क्या होता है? स्व सहायता समूहों को जीविका उपार्जन संबंधी गतिविधियों को प्रारंभिक पूंजी को दिया जाता है। ये 60 से 70 हजार रुपए दिया जाता है, जो संकुल और जनपद के माध्यम से दिया जाता है। मतलब अगर स्व सहायता समूह थोड़ा स्टेबिलिटी उनके अंदर आ गई है तो उनको क्या किया जाएगा, 60 से 70 हजार प्रारंभिक जीविका उपार्जन करने के लिए, अपने कार्यक्रम को शुरू करने के लिए 60 से 75 हजार रुपए दिया जाएगा। किसके माध्यम से दिया जाता है? संकुल के आधार पर दिया जाता है। और जिस जगह पर संकुल उपलब्ध नहीं है, संकुल आधारित लेवल उपलब्ध नहीं है, वहां पर जनपद के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। यानी समूहों का ये दूसरे नंबर का फंड, एक तो खुद का अपना पूंजी हो गया, सरकार द्वारा दिया जाने वाला पहला फंड,
जो 60 से 75 हजार तक का होगा। प्रारंभिक पूंजी है समूहों को मिलने वाला प्रारंभिक पूंजी। तीसरा चक्री निधि, यानी इसको परिक्रामी निधि या रिवॉल्विंग फंड भी बोलते हैं। ये वे समूह है जो पंचसूत्र का पालन करते हैं, जो समूह पंचसूत्रों का पालन करते हैं। पंचसूत्र कौन कौन से होते हैं? वो 5 सूत्र हैं जिनका पालन करना हर समूह के लिए आवश्यक होता है। उन पंचसूत्र जैसे नियमित साप्ताहिक बैठक, दूसरा साप्ताहिक बचत, तीसरा नियमित साप्ताहिक लेन देन, नियमित साप्ताहिक ऋण और नियमित साप्ताहिक लेखा प्रशिक्षण। यानी 5 चीजें, पहला बैठक करना है सप्ताह में, फिर बचत करना है सप्ताह में, तीसरा आंतरिक लेन देन करना है, ऋण देना है, ऋण की वापसी करनी है और लेखा संधारण करना है। 5 ये चीजें मैं आपको समूह में लिखवाऊंगा, जब समूह अपन पढ़ रहे होंगे तो वहां लिखाऊंगा। तो पंचसूत्रों का अगर कोई पालन कर रहा होगा तो उसको 15,000 रुपए की राशि उपलब्ध की जाएगी। समूह में आंतरिक ऋण को, यानी समूह के अंदर भी आंतरिक ऋण को प्रदान करने के लिए, समूह के कोष में वृद्धि करने के लिए और समूह के विकास करने के लिए, यानी उनके फंड में वृद्धि भी हो जाए, उनका विकास भी हो जाए और आंतरिक ऋण जो गति आपस में उधार दे रहे हैं एक दूसरे को, वो उधार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। इसके लिए क्या दिया जाता है? चक्री निधि। एक स्वयं का फंड हो गया, एक सामुदायिक निवेश कोष हो गया और एक चक्री निधि। चौथा इसमें फंड होता है आपदा कोष। वैसे तो आपदा कोष हर लेवल के संगठन में होता है, यानी जो समूहों का भी एक आपदा कोष होगा, यानी मुश्किल समय में कोई अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए। दूसरा जो है ग्राम लेवल का भी आपदा कोष होगा समूह। लेकिन यहाँ पर जो आपदा कोष के बारे में बात हो रही है वो ग्राम संगठनों को आपदा कोष के बारे में बात हो रही है। तो ये आपदा कोष ग्राम संगठनों को दिया जाने वाला फंड है। यहाँ पर अगर किसी गांव में जितने भी समूह होंगे उन समूहों का भी एक समूह होगा जो गांव के लेवल पर होगा, यानी उस ग्राम के लेवल पर होगा। तो कमाने वाले सदस्य की अगर आपात में मृत्यु हो जाती है, किसी तरह की बीमारी हो जाती है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाता है तो इस कोष का इस्तेमाल किया जा सके। यानी समूह का अगर किसी तरह का नुकसान हो जाए तो समूह इस कोष से क्या कर सकता है? फंड ले सकता है। तो ये आपदा कोष हो गया। 5वें नंबर पर बैंक क्रेडिट लिंकेज प्रोग्राम है। बैंक क्रेडिट लिंकेज प्रोग्राम यानी अगर समूहों को आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है और कोई समूह अच्छा हो चुका है, वित्त की आवश्यकता को पूरी कर रहा है, तो जो अगर इनका क्रेडिट है, इन समूहों का अगर क्रेडिट बन चुका है तो 6 से 7 वर्षों हेतु रिपीट लोन उपलब्ध कराया जाएगा। यानी रिपीट लोन का मतलब होता है एक वापस कीजिए तो अगला मिल जाएगा, फिर अगला वापस कीजिए तो फिर अगला मिल जाएगा। तो 6 से 7 वर्षों के बीच में रिपीट लोन मिलेगा और इसकी ब्याज दर कितनी रहेगी? 3% ब्याज दर पर मिलेगी, यानी बहुत कम दर पर इनको ब्याज दर मिलता है। ठीक, तो ये स्वयं का सहायता एक, दूसरा सामुदायिक निवेश कोष, तीसरा चक्री निधि और चौथा आपदा कोष और बैंक लिंकेज प्रोग्राम से 3% ब्याज दर पर इनको ऋण की सुविधा। यहां से एक समूह को, यानी जो एनआरएलएम में कोई प्रोग्राम में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो यहां से उनको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? एक तो दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण आवास मिशन का परिचय, दूसरा इनके जो उद्देश्य क्या है, उनके कार्य क्या है और इनको जो उपलब्ध होने वाला जो फंड है वो कौन कौन से है। इसका एक पार्ट और आएगा, वीडियो से जुड़े रहिएगा। अभी के लिए इतने ही, बहुत बहुत धन्यवाद।